जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी और हिंदी, और इसमें से एक वर्दी आपके नाम। तो तैयार है? आज फिर हिंदी का तीसरा सेट लेके आपके सामने हाजिर हूं। पेपर पेन लेके बैठे होंगे आप, ये मेरा भरोसा है। तो चलिए, आज बिना लाग लपेट, बिना कोई बहसबाजी, बिना कुछ ये कहे कि सब्सक्राइब कीजिए, कि शेयर कीजिए, कि लाइक कीजिए, चलते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक है? हाँ, एक चीज और शुरुआत तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। किसी भी प्रश्न पे कोई आपको परेशानी हो, आपत्ति हो, आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, या आपको लगता है कि सर कुछ और मैं आपको पढ़ा सकता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक? और 20 प्रश्न में से ईमानदारी के साथ, बिना चीटिंग किए या फिर मेरे बताने से पहले आप कितना प्रश्न कर ले जा रहे हैं, वो कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका हो जा रहा है। आइए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कहता है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? प्रफुल्लित, पूजनीय, साप्ताहिक और कुमुदनी। ठीक है? 4 शब्द दिए गए हैं और चारों शब्द में आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। प्रफुल्लित, पूजनीय, साप्ताहिक और कुमुदनी। तो सीधे सीधे आंसर पे आते हैं। आंसर कौन सा आपका सही होगा? आपका आंसर सही होगा साप्ताहिक। कौन सा सही होगा? साप्ताहिक सही होगा। ठीक है? अब साप्ताहिक सही होगा तो बाकी प्रफुल्लित, पूजनी और कुमुदनी क्यों नहीं सही होगा? तो देखिएगा, ये शुद्ध जो लिखा जाता है, प्रफुल्ल लिखा जाता है, प्रफुल्लित इसमें नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपसर्ग प्र भी लगा है और इत भी, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होता है। प्रफुल्लित कोई शब्द नहीं है, प्रफुल्ल अपने आप में पूरा शब्द होता है। ठीक है? पूजनीय क्यों नहीं सही है? तो भैया आप या तो लिखिए पूज्य और या तो लिखिए पूजनीय। ठीक है? या तो आप पूज्य लिखिए या तो पूजनीय लिखिए, दोनों आपस में मिला के खिचड़ी मत पकाइए, पूजनीय नहीं होगा। ठीक? अब कुमुदनी में क्या परेशानी है? तो कुमुदनी में परेशानी है, कुमुदनी ऐसे लिखा है, कुमुदुनी नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत था, कुमुदुनी था। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे। सही वर्तनी का चयन कीजिए। फिर 4 शब्द आपको ढूंढना है कि इसमें से सही कौन सा है। संग्रहित, सरोजनी, प्रतिद्वंद्वी, निछावर। संग्रहित, सरोजनी, प्रतिद्वंदी और निछावर, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, इसमें से संग्रहित सही है। अब देखिए कैसे बनना है। ये है संग्रह। अब जब पीछे से ईत प्रत्यय लगता है तो ये जो ग्र में ये जो र है ना, तो ये किस में बदल जाएगा? ग्री में बदल जाएगा। ठीक है? तो संग्रहित हो जाता है। अगर लिखा हो ग्रह तो ईत प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा गृहीत। ठीक है? लिखा हो अनुग्रह तो जब ईत प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा ये अनुगृहीत। ठीक है? तो ये तो सही हो गया। अब जब ये सही हो गया तो बाकी तीनों में गलती क्या है भैया? बाकी तीनों में क्या परेशानी है? सरोजनी कैसे लिखा जाता है? तो सरोजनी सरोजीनीय से लिखा जाता है, जब पर छोटी की मात्रा लगेगी। प्रतिद्वंदी में परेशानी क्या है वो भी देख लीजिएगा। प्रतिद्वंदी में परेशानी क्या है? प्रतिद्वंद्वी
द्वि होता है। ये द में भी वो लगेगा तब जाके ये शुद्ध होगा। ठीक है। निछावर में परेशानी क्या है? तो न्योछावर, सॉरी, न्योछावर ऐसे लिखा जाता है, न्योछावर। ठीक है, निछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। बात समझ में आ गई? संग्रहित सही है, सरोजनी ऐसे लिखा जाता है, पर द्वंद्वी में दोनों दो में वो रहता है। ठीक है, और निछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। चलिए अगले पे, आ उपसर्ग का अर्थ होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया ही प्रश्न है, और एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न फंसाते हैं आपको। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? किसी भी शब्द में जब आ लगा होता है, आगे अ लगा होता है, प्रति लगा, तो कुछ भी उपसर्ग कुछ भी लग सकता है। तो उपसर्ग के भी अपने अर्थ होते हैं, अपने माने होते हैं। ठीक है, तो आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? और, विपरीत, अभाव या पूर्ण। तो इसका सही अर्थ होगा और। आ उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो और होता है, तक होता है। ठीक है, पर्याप्त होता है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल जो है, कहा जाता है आमरण, आकर्षण होता है ना, आमरण, आकर्षण, मरण की ओर या मरने तक। ये बताया ना, आ का मतलब होता है ओर या तक। ठीक है, तरफ। आमरण अनशन किया था ना, तो अनशन किधर जा रहा है? मरने तक, मरने की ओर। आकर्षण, कर्षण मतलब होता है खिंचाव, आकर्षक, तो कर्षण खिंचाव की तरफ, खिंचाव की ओर, खिंचाव तक। ठीक है, अगर यहीं पे और रहता, अजन्मा, अ का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, तब इसमें से कुछ सही होता। बात क्लियर हो गई? चलिए अगले प्रश्न पे, धनाधन, निम्न में से किसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? वाह, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। इसका आंसर तो आपको देना ही देना चाहिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में किसी 3 में 2-2 उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन किसी एक में एक ही उपसर्ग लगा हुआ है। तो आपको ढूंढना है कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सिर्फ एक उपसर्ग लगा हुआ है। अप्रत्यक्ष, अनुपस्थित, संप्रदान, अभ्युदय। ठीक है, इसका सही आंसर है अभ्युदय। अब देख लीजिए कैसे। अप्रत्यक्ष में लिखा है अप्रति अक्ष, अक्ष में 2 उपसर्ग लगे हुए, प्रति और अ। ठीक है, अनुपस्थित में देख लीजिएगा, अन, उप, स्थित। स्थित के आगे 2 उपसर्ग लगा हुआ है, उप और अन, अन उपस्थित। ठीक, संप्रदान में देख लीजिएगा, सम, फिर प्र, फिर दान। दान में 2 उपसर्ग लगा हुआ है, एक बार प्र लगा है, एक बार सम लगा है, लेकिन यहां पर अभि, धन, उदय, उदय में सिर्फ एक उपसर्ग लगा हुआ है, अभि। अभिधन उदय बराबर हो जाता है अभ्युदय। क्लियर हो गई बात? अभ्युदय शब्द में एक ही उपसर्ग है, बाकी अप्रत्यक्ष, अनुपस्थित और संप्रदान, इसमें 2-2 उपसर्ग लगे हुए हैं। क्लियर? चलिए
अगला प्रश्न क्या कहता है, श्वान भीत में कौन सा समास है? श्वान भीत में कौन सा समास है? और समास भी देखिए कैसा ऑप्शन चुना गया है, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा समास है? शब्द कौन सा है? श्वान भीत। तो श्वान भीत में अपादान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष। अब श्वान, श्वान का मतलब होता है कुत्ता और भीत का मतलब होता है डर, कुत्ते से डर। तो जब इंसान कुत्ते से जो डर है तो यानी कुत्ते से वो दूर हो रहा है, कुत्ते से डर रहा है, कुत्ते से डर रहा है, डर का मतलब कुत्ते से दूर हो रहा है। तो दूर होने की, जब भी दूर होने की, अलगाव की बात आती है तो वहां पर अपादान होता है। बाकी अगर तत्पुरुष लिखा हुआ है सब में, इसका मतलब ये तत्पुरुष तो है। अब दूर मैंने बता दिया, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चयन कीजिए। गज भर की छाती होना। गज भर की छाती कब हो जाती है बताइए? गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना, घमंड करना, रेंग कर चलना, ख्यालों में डूबे रहना। गज भर की छाती हो जाना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ख्यालों में डूबे रहना नहीं होगा, रेंग कर चलना नहीं होगा, घमंड करना नहीं होगा, गौरव या गर्व से भर जाना। ये बहुत खुशी की बात होती है, घर में किसी का बेटा अगर सक्सेस हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, नौकरी में हो जाता है, आप ही अगर एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए तो आपके जो पिताजी होंगे, ये गज भर की छाती होना, आपके पिताजी की छाती गज भर की हो जाएगी। वो मुहावरा होता है गज भर की छाती होना। एक गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा 1 गज का। तो ये मुहावरा आप पर फिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक, अब शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन कौन सा वाक्य है? दुकानदार बैठे हुए हैं, मेरे को याद कुछ नहीं आ रहा, अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, मैंने उससे बात की थी। ये 4 ऑप्शन हैं। दुकानदार बैठे हुए हैं, क्या ये सही है? मेरे को याद कुछ नहीं आ रहा, क्या ये सही है? अपना हस्ताक्षर बना दीजिए, क्या ये भी सही है? मैंने उससे बात की, क्या ये सही है? ठीक, 4 ऑप्शन है। मेरे बताने से पहले आप बता दिया कीजिए ये सही है। चौथा ऑप्शन सही है, मैंने उससे बात की थी, ये सही है। बाकी में गलती क्या है? ये रूल है और मैं कई बार कह चुका कि रूल है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, क्यों सही है और क्यों गलत है उसका तरीका। दुकानदार, दुकानदार, दुकानदारों नहीं कहा जा रहा, दुकानदारों नहीं कहा जा रहा, या सभी दुकानदार नहीं कहा जा रहा, यहां पे कहा जा रहा है दुकानदार, यानी एक वचन, यानी एक दुकान की बात, दुकानदार की बात हो रही है। तो दुकानदार बैठे हुए हैं नहीं है, दुकानदार बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। जब एक ही की बात कर रहे हैं तो दुकानदार बैठा हुआ है। जब सभी दुकानदार की बात होती या दुकानदार, सभी दुकानदार, तब जाके होता बैठे हुए हैं। तो जब एक ही दुकानदार की बात हो रही है, दुकानदार जब कहेंगे तो इसका मतलब एक, बहुवचन में प्रयोग करना होगा तब वो कहना होगा सभी दुकानदार। क्लियर हो गई बात? मेरे को, ये मेरे को तेरे को तो आप जानते होंगे, वही तो सही गलती तो आप भी कर ले जाएंगे। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता, अपना हस्ताक्षर बना दीजिए नहीं होता है, कर दीजिए। यहां क्या होता है? कर दीजिए, अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने उससे बात की थी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? योग रूढ़ी होता है, देखिए शब्द उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी, शब्द जो होते हैं वह रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़। तीन प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ी का मतलब होता है, बस इतना समझिए कि जितना भी सिंगल शब्द होता है, यानी कि वो जोड़ के ना बना हो, वो एक जैसे लिखा हो मेज, कुर्सी, पेन, नाक, हाथ, एक शब्द है। अब नाक वाला, ये देखिए इसमें दो जुड़ा हुआ ना, तो इसे दो ना जुड़ा हुआ हो, दो शब्द, जैसे रिक्शा चालक, टिकट घर, इसमें दो दो शब्द जुड़ा हुआ है। तो नहीं, दो दो शब्द नहीं, या तो आप टिकट कहिए या तो आप घर कहिए, या तो रिक्शा कहिए या तो चालक कहिए, कोई एक शब्द ले लीजिए, सिंगल शब्द, वो सब का सब रूढ़ होता है, सब रूढ़ होता है। दुनिया का जितना भी शब्द, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, अगर वो सिंगल हैं तो उसी को रूढ़ी कहा जाता है। ठीक, और दो शब्द आपस में जोड़ दीजिए तो उसी को कहा जाता है यौगिक। रिक्शा चालक, गाड़ी वाहन, टिकट घर, बस अड्डा, ये सब यौगिक है। लेकिन यौगिक होने के बाद वह किसी एक के लिए स्पेशल कहा जा रहा हो, मतलब कि योग भी हुआ। अब जैसे टिकट घर, अब टिकट घर किसी एक को तो नहीं कहते हैं ना, अब दुनिया में बहुत सारे टिकट घर होंगे, सबको आप कहते होंगे। गाड़ी चालक किसी एक को तो नहीं कहते ना, बैलगाड़ी किसी एक को तो नहीं कहते हैं ना, जहां बैल होगी, जहां गाड़ी होगी, जहां जुड़ो वहीं बैलगाड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि योग भी हो किसी एक को ही कहे, जैसे गजानन, गज और आनंद जुड़ा हुआ है, योग है, लेकिन हर जगह नहीं कह सकते आप, सबको नहीं कह सकते, वो एक के लिए कह दिया गया तो कह दिया गया। ठीक है, तो योग तो समझ में आ गया, और वही योग होकर किसी एक के लिए स्पेशल कह दिया गया, उसी को योग रूढ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा योग रूढ़ी शब्द है? अल्पज्ञ क्या योग रूढ़ी है? पंकज क्या योग रूढ़ी है? टिकट घर क्या योग रूढ़ी है? आदमी क्या योग रूढ़ी है? क्या इसमें से सही है पंकज। दो शब्द जुड़ा हुआ है, पंख और ज। तो पंख का मतलब होता है कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाले सभी को पंकज नहीं कहते हैं। कीचड़ में पता नहीं क्या क्या जन्म लेता है, लेकिन सबको तो नहीं कहा जाता है ना। तो पंकज किसी को कह दिया गया तो कह दिया गया, वो किसको? तो कमल को। ठीक, बाकी अल्पज्ञ, अल्पधन, ज्ञ, जिसको भी कम जानकारी होगा सबको अल्पज्ञ कह दिया जाएगा। टिकट का जहां भी होगा, और आदमी ये रूढ़ी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? आधार का विलोम निम्न में से क्या है? आधार का विलोम क्या है? आकार, निराधार, आधेय और निराकार। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, अब देखिएगा मजा कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। आधार का विलोम निम्न में से क्या है? तो आधार का विलोम निराधार बिल्कुल नहीं होगा, न, आधार का विलोम निराधार नहीं होता है। आधार का विलोम होगा आधेय। देखिए आधार इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं लंब। ठीक, या इसे ही कहते हैं आधेय। ये आधार और ये आधेय। तो आधार का विलोम होता है आधेय लंब। अब आप कहेंगे सर निराधार क्यों नहीं होता है? तो आधारित, आधारित का विलोम निराधार होगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर बहुत जगह तो देखा गया कि आधार का विलोम निराधार होता है। ठीक है, बात सही है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है बचपन से सारी चीजें। जब आधेय नहीं होगा तो निराधार मारिएगा, मजबूरी है आपकी मारना, मारिए। हाँ, लेकिन जब ये दोनों हो तो ध्यान दीजिएगा,
संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होना चाहिए और विशेषण का विलोम विशेषण ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, विशेष्य का विलोम विशेष्य होना चाहिए, तत्सम का विलोम तत्सम होना चाहिए, तद्भव का विलोम तद्भव होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए भैया। लीजिए एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूं। जब कहा जाता है, देखिए एग्जाम्पल, प्रकाश का विलोम क्या होता है? अंधकार। आप अंधेरा नहीं कहते हैं, लेकिन जब पूछे कि उजाला का विलोम क्या होता है, तब जाके कहते हैं अंधेरा। इससे क्या समझ में आया आपको? ये तत्सम है, तो तत्सम का विलोम पूछा तो आपने भी तत्सम किया। ये तद्भव है, तो तद्भव का विलोम पूछा तो आपने भी तद्भव किया। ठीक। अगर लिखा हो चोर का विलोम, सॉरी दूसरा जो आपको समझ में आ जाए आसानी से, अगर लिखा हो बेईमान, बेईमान का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे ईमानदार, ये कहेंगे ना। लेकिन अगर लिखा हो बेईमानी, तो आप क्या कहेंगे? इसका विलोम ईमानदारी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। उसी तरह से आधार जो है वो संज्ञा है, तो जब संज्ञा का विलोम हमेशा संज्ञा होगा। ठीक है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। तो ये सही था हमारा। ये सही था। आधार का विलोम आधेय होता है, क्रियाधार नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किरण का पर्यायवाची शब्द है रवि, दिनकर, प्रभा या हिमांशु, तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रभा। ठीक है, विजी, तरंग, किरण, ये प्रभा सब एक पर्यायवाची है। रवि किसकी है? सूर्य की। दिनकर किसका है? सूर्य की। हिमांशु किसका है? चंद्रमा की। अगला प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न, ये आपके एसएससी के सिलेबस में है। प्रशासनिक शब्दावली का इंग्लिश का हिंदी समानार्थी, बिल ऑफ पेमेंट का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? बिल ऑफ पेमेंट का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है? ये नया लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में है। और ऐसे एक आध दो प्रश्न पूछ देगा तो फिर मेरिट हाई हो जाती है। तो बिल ऑफ पेमेंट का समानार्थी शब्द होता है बीजक। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यांशों के लिए 4 विकल्पों में से एक एक शब्द दिया गया है। सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है जो कठिनाई से समझ आता है। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में तो उसे दुर्बोध कहते हैं। बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध का मतलब होता है समझना, और दुख लगता है कठिनाई के लिए। ठीक है, और जिसे अगर लिख दिया गया हो कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तब जाकर बिल्कुल समझ में आता तब कहता अबोध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास एक शब्द है, उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन श्वास। अब ये उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, इसका रूल देखिए क्या है। कहता है कि त के बाद जब श आए तो ये जो त है यह च में, और ये जो श है यह
छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये उत, तो उत आपका हो गया उच्च, चौधा हो गया उच्च, और ये आधा छ, ये आधा स है तो ये भी आधा छ हो जाएगा, उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उच्छ्वास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला क्या है? जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो रहा हो वह है। जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार का आदि का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अवस्था का बुढ़ापा, ठीक है, ठीक है, मिठास, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किसी से व्यक्तिगत जानकारी मिले, व्यक्तिगत, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके समस्त जाति का बोध होता हो तो कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसका अवस्था वगैरह का बोध होता हो तो उसे कहते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? बड़ा ही शानदार लव स्टोरी है, प्रेम प्रसंग। ठीक है, बहुत शानदार लव स्टोरी है। इस पे धारावाहिक बनी हुई है, इस पे बहुत टेलीविजन का वो प्रोग्राम बहुत लंबा चला है। ये शेखर जोशी की रचना है। ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे। अभी 2022 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, 2022 में इनकी डेथ हुई है। तो कोसी का घटवार ये पहाड़ के प्रेम पर बनी हुई है। बहुत ही लाजवाब एक तरह से कहिए कहानी है। ठीक है, इनकी एक और याद रख लीजिएगा, दाज्यू। इनकी एक और रचना है दाज्यू। ये भी बड़ी पूछा जाता है। दो इनकी रचनाएं बड़ी फेमस हैं, एक तो कोसी का घटवार और दूसरा दाज्यू। ये लव स्टोरी सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, कोसी घटवार। बाकी दाज्यू भी याद रख लीजिएगा, शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, अभी 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, अगला प्रश्न ये भरने वाला 5 प्रश्न आते ही आते हैं, आपको पता ही है। इसको कर ले गए 5 प्रश्न आपके हाथ में होते हैं। शुरुआत में पिछले 2 वीडियो में मैं बहुत आसान करके दिया था, अब धीरे धीरे करके उसको थोड़ा सा मैं टफ करता चल रहा हूं। देखिए, भारतीय संस्कृति ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय दे चुकी है, परंतु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है और सबका मुख भी एक और नहीं है। जल्दी में कोई फल पा लेने की आशा, अटकल पच्चू सिद्धांत कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना महत्वपूर्ण अभिष्ट सिद्ध में सब समय सहायक नहीं होगा। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की सफलता ही विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु इतना निश्चित है कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी भी व्यापक शुभेच्छु के साथ क्यों ना संपन्न किया जाए वह फलदायक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का 20 प्रश्न। फिर उम्मीद करता हूं कि आप सब नोट कर लिए होंगे। जिस प्रश्न में जैसे भी हो, आपत्ति हो, प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आया है, या फिर आप अगर हमसे उम्मीद करते हैं कि सर कुछ और मैं बता ले जाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा और इसको लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। एक वर्द मुझे लेकर के दिखा दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल।